नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे अगेन एक आईपीओ की, जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड आईपीओ। तो इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो डिटेल्स में हम जानेंगे इसके जो बेसिक डिटेल्स है, डेट्स है उसके बारे में, और जीएमपी के बारे में भी जानेंगे, और फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम देखेंगे इनके कि फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे फाइनेंशियल्स और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में कंपनी के। तो कंपनी की बात करें तो 770 करोड़ के करीबन के आसपास का इशू साइज है कंपनी का। वहीं कंपनी की बात करें तो इसमें से कंपनी ने 500 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा है, और 277 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के लिए रखा है। मतलब कुछ प्रमोटर्स जो हैं एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 249 रुपये से 263 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा है। 57 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड है। वहीं अगर बात करें एक लॉट में तो 14,991 रुपये की बिड लगानी होगी एक लॉट के लिए मिनिमम रिटेल कैटेगरी में। वहीं अगर आईपीओ की और डिटेल्स की बात करें तो अगर इसके जो लीडिंग मैनेजर हैं इस मतलब कंपनी के, जिन्होंने प्राइस बैंड और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की होंगी, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, सिटी ग्रुप है, और इसमें से के फिनटेक है जो कि अलॉटमेंट के लिए इशू के रजिस्टर के लिए मतलब रजिस्टर्ड है। वहीं और बात करें अगर आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो बेसिक डिटेल्स के बारे में आईपीओ 16 तारीख को ही ओपन हो रहा है। मार्केट सोमवार को खुलेगी 16 तारीख को। आईपीओ उसी दिन ओपन होगा और 3 दिन बाद 19 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू पर जो आईपीओ का रखा है। वहीं अगर बात करें प्राइस बैंड की तो 249 रुपये से 263 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा है पर शेयर के हिसाब से, और एक लॉट में 57 शेयर का लॉट होगा। अगर बात करें इशू साइज की तो पहले बता चुके हैं कि 770 करोड़ का इशू है, जिसमें से 500 करोड़ का जो कि फ्रेश इशू है, 277 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और वहीं अगर बात करें तो एम्प्लॉय के लिए इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है 24 रुपये पर शेयर का। अगर कंपनी में रिजर्वेशन की बात करें कि कितना पोर्शन किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो जो 50% हिस्सा है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा है, 35% रिटेल के लिए, और जो एचएनआई के लिए है 15% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर कंपनी के एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर की बिड डेट थी जो फ्राइडे को 13 तारीख को थी, जिसमें से 228 करोड़ का जो साइज था वो एंकर इन्वेस्टर को फिल करना था, जिसमें से लॉक इन पीरियड भी है एंकर इन्वेस्टर के लिए 30 दिन का 50% का लॉक इन पीरियड है, और 90 दिनों के लिए रिमेनिंग 50% का। तो 30 दिन के बाद आधे शेयर्स बेच सकते हैं एंकर इन्वेस्टर, और 90 दिनों के बाद पूरे के पूरे शेयर बेच सकते हैं। उसके पहले नहीं निकाल सकते रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से। अगर इसके जो एंकर इन्वेस्टर में फंड हाउसेज ने अप्लाई किया उनकी बात करें तो देख लेते हैं। तो अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर में कुछ बड़े फंड हाउसेज का भी नाम शामिल है, जिसमें से क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई के 2 फंडों ने अप्लाई किया है इसमें। और कुछ और बड़े फंड्स की बात करें तो इसमें से कोटक महिंद्रा का एक फंड है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। और एक दिग्गज की बात करें फॉरेन जो मतलब एक तरह से फंड है, सिंगापुर का गोल्डमैन सैक्स ने भी अप्लाई किया इस मतलब बिड लगाई है। और रिलायंस के लिए, रिलायंस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस की एक सब्सिडरी, उसने भी अप्लाई किया है। और एंथम इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसका भी एक इंडियन जो फंड है उसने अप्लाई किया है। अगर और थोड़ी सी बात करें तो इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड का एक फंड अप्लाई किया है। तो करीबन 2 म्यूचुअल फंड क्वांट के अप्लाई किए हैं। तो मतलब एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें से ठीक ठाक बड़े कुछ प्लेयर्स 6-7 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो नो डाउट आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अच्छा रहेगा रिटेल और एचएनआई की तरफ से। तो देखने की बात होगी किस तरह सब्सक्राइब होता है। अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो इसके टाइम लाइन में देखें तो 16 को खुल रहा है आईपीओ, फ्राइडे को सितंबर को, और सितंबर 19 को बंद हो जाएगा आईपीओ। और वहीं अलॉटमेंट की बात करें तो 20 तारीख को अलॉटमेंट देंगे और 23 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। 2 आईपीओ 16 तारीख को खुल रहे हैं, जिसमें आर्केडे डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क जो आईपीओ है दोनों खुल रहे हैं, और सेम डेट को पूरी टाइम लाइन सेम है इन दोनों की। तो देखने की मतलब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में सब्सक्रिप्शन किस तरह से मिलता है। हालांकि किसी न किसी का सब्सक्रिप्शन कम ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस हो जाएंगे लोगों के पास। अगर लिस्टिंग की बात करें तो 24 तारीख को लिस्टिंग है। लिस्टिंग किस तरह से होती है, ये सब्सक्रिप्शन किस तरह से बढ़ता है, इशू किस तरह से बढ़ता है, उसके हिसाब में डिपेंड करेगा। अगर बात करें इनके लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट में 57 शेयर होंगे और 14,991 के आसपास की बिड लगेगी। वहीं रिटेल की बात करें तो 13 रिटेल के मैक्सिमम पोर्शन की बात करें तो 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, 2 लाख के नीचे की बिड होगी। और स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लाख और मैक्सिमम 66 लाख अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 लाख के नीचे की बिड होगी और 2 लाख के ऊपर की होगी। वहीं बिग एचएनआई के लिए 67 लॉट से ऊपर के लिए बिग एचएनआई के लिए होगी और 10 लाख से ऊपर की बिड लगानी होगी, और 57 शेयर एक लॉट में अलॉट होंगे। वहीं अगर इसके कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी करती क्या है,
तो कंपनी का ठीक-ठाक ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और रिटेल लोन्स में और जो हाउस होल्ड्स लोन है और बिजनेस के कुछ मतलब तीनों तरह के लोन में मल्टीपर्पज़ लोन प्रोवाइड करती है। तो इनकी बात करें तो इनके बिजनेस मॉडल है वो एक तरह से बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइड है। ये बहुत सारे सेक्टरों और बहुत सारे प्रोडक्ट और इनकी जियोग्राफी है और बोरोइंग की क्या कैटेगरी है उसकी बहुत सारी कैटेगरी, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइड, इनका पूरा बिजनेस ही डाइवर्सिफाइड है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कंपनी के लिए अगर बात करें तो। और वहीं अगर बात करें तो इन जो कंपनी है वो करीबन एक ट्रिलियन 1.73 ट्रिलियन के आसपास का जो फाइनेंस कर चुकी है, जिसमें से करीबन 101 मिलियन के आसपास 100 मिलियन के आसपास इनके इंडिया भर में कस्टमर है, तो कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। और अगर फाइनेंस की बात करें तो ये इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहा है, जैसा कि 1.73 ट्रिलियन के आसपास की जो फाइनेंसिंग ये कर चुके हैं और लंबा नेटवर्क भी दिख रहा है इनका। वहीं अगर इनके किस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, लेंडिंग की सेक्टर में करते हैं, बोरोइंग की सेक्टर को देते हैं, तो इसमें से इनका जो फोकस है वो एमएसएमई सेक्टर में है और माइक्रो फाइनेंस जो छोटे छोटे फाइनेंस के लिए लोन लिए जाते हैं उनके लिए, व्हीकल फाइनेंस भी अफोर्ड करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें एमएसएमई के लिए तो करीबन 14 साल इनको हो गए एमएसएमई के शुरू से मतलब लोन प्रोवाइड कराते हैं। और एमएफआई के लिए करीब माइक्रो फाइनेंस है जो उनको 15% से लोन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। वहीं अगर और डिटेल्स में बात करें, इनके कई मीडियम हैं जो लोन देने के। ये रिटेल इंटरमीडिएट रिटेल लेंडिंग मतलब इंटरमीडिएटरी तरह से लोगों को लोन देते हैं, बीच में जो सब ब्रोकर्स या उस तरह के सब्सिडरी बना करके जो फ्रेंचाइजी देकर उस तरह से करते हैं। और डायरेक्ट टू कस्टमर को भी लेंडिंग ये प्रोवाइड करते हैं जहाँ तक प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर उसमें इनका देखें तो जो इनका पूरा मैनेजमेंट है वो करीबन 1,17,000 मिलियन के आसपास का है, जो एसेट मैनेजमेंट है इनका, मतलब जो टोटल मैनेजमेंट है। और दोनों तरह की जो सर्विसेज को मिलाकर करें तो इनका जो टोटल फंड का मैनेजमेंट है वो करीबन 1,17,000 मिलियन के आसपास का पहुंच जाता है। अगर बात करें तो 671 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के और 28 स्टेट में ये जो काम करते हैं। अगर 7 टेरिटरीज में मतलब पूरी होल इंडिया में ये इनका बिजनेस फैला है, जो कि अगेन डाइवर्सिफाइड है, पॉजिटिव पॉइंट है बिजनेस के लिए। और ये प्लेसमेंट टाइप से ये लोन देते हैं, जिसमें से इनका एनुअल जो फंड का मैनेजमेंट है वो करीबन 1,19,000 मिलियन के आसपास है। बात करें तो फंड मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने एक जो सब्सिडरी है वो बना रखी है। फंड मैनेजमेंट का भी ये काम करते हैं, डिवेंचर्स मैनेजमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर इनकी बात करें तो वॉल्यूम्स की तो करीबन 1,20,000 मिलियन का ये वॉल्यूम्स है इनके इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। और वहीं अगर बात करें तो 10 इनके फंड्स हैं जिनमें लोगों से इन्वेस्ट कराते हैं और 3 इनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं इनकी 2024 तक 31 मार्च तक। और वहीं इनके पास एक अच्छा मीडियम है टेक्नोलॉजी का, ये बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। इनके 2-3 टेक्नोलॉजी मीडियम है जिनसे इनको डेट देना आसान हो जा रहा है। निम्बस करके इनका एक प्लेटफॉर्म है। और वहीं बात करें अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो इनके रिटेल्स के लिए मतलब बीच में फ्रेंचाइजी वगैरह देकर फिर उससे काम कराने के लिए इन्होंने दूसरा जो प्लेटफॉर्म बना रखा है। और जो स्वयं कस्टमर को देते हैं उनके लिए दूसरा मतलब एक तरह से उन्होंने बना रखा है जो प्लेटफॉर्म। और तीसरा जो मैनेजमेंट उस तरह की सर्विसेज हैं रिटेल के लिए, उनके लिए इन्होंने 2-3-4 तरह की जो प्लेटफॉर्म है वो बना रखे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी का ये अच्छा यूज कर रहे हैं अपने इस बिजनेस में। और अगर एम्प्लॉय की बात करें तो 2695-2700 के आसपास इनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये मतलब कंपनी के साइज़ को बताता है। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर कंपनी ने जिस प्रकार से डाटा दिया है फाइनेंशियल्स में, तो इनका जो पैट है जो रेवेन्यू है वो 45% के आसपास से ग्रो किया है और जो पैट है इनका 31% के आसपास से ग्रो किया है। अगर ये नेचुरली ग्रोथ है, इन्होंने जो डाटा दिया है तो ये 2023 और 24 के बीच का डाटा है, तो मतलब नेचुरल ग्रोथ है, तो एक तरह से बहुत अच्छी है। तो अगर इनके एसेट की बात करें तो 2022 में करीबन इनके एसेट जो थे 7,974 करोड़ के थे, करीबन 8,000 करोड़ के बोल सके तो 11,700 करोड़ के आसपास के हो गए इनके जो एसेट हैं 2024 में बढ़कर। तो लगातार साल दर साल तीनों साल में इनकी ग्रोथ देखने को मिली है एसेट में और कहीं ना कहीं डबल के आसपास के होते देखने को मिल रहे हैं, हालांकि थोड़े से कम है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 16 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था 2022 में, जो कि 2024 में बढ़कर 3 सालों में करीबन डबल हो गया, रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है साल दर साल। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 181 करोड़ थे 2022 में, जो बढ़कर 2023 में 242 करोड़ हो गए, अब 317 करोड़ हैं 2024 में। तो साल दर साल कहीं ना कहीं एक नेचुरल अगर बात करें तो नेचुरली बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है पार्ट में। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें इनकी तो इनकी नेटवर्थ में भी साल दर साल एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 में 1739 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो 2024 में आते आते 2300 करीबन 14 करोड़ की नेटवर्थ हो गई। तो नेटवर्थ में भी साल दर साल बढ़ोतरी दिख रही है। वहीं रिजर्व्स की बात
बात करें तो 1555 करोड़ के आसपास के रिजर्व थे, जो कि 2024 में बढ़कर 2123 करोड़ के आसपास के रिजर्व हो गए और साल दर साल इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मतलब फाइनेंशियल्स की देखें तो इनके पास फाइनेंशियल्स के बेसिस में पॉजिटिव पॉइंट ही है, मतलब देखा जाए तो बिजनेस डाइवर्सिफाइड है तो वो एक अलग से पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में जो बोरोइंग्स को वो नेग्लेक्ट किया जाता है, जो कि जो फाइनेंस सेक्टर में होते क्या है कि मतलब कंपनी एक जगह से उधार पैसा लेती है कम ब्याज पर और जो दूसरी जगह देगी वो कंपनी पैसा देगी और वो हाई इंटरेस्ट पर देती है, जिससे कंपनी की जो इनकम होती है। तो यहाँ इस टर्म को, बोरोइंग्स नाम के टर्म्स को कंसीडर करना ठीक नहीं रहता है फाइनेंस कंपनियों में। वहीं अगर और बात करें कुछ रेशियोज़ की तो 4242 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है कंपनी का, बोल सकते हैं कि मिड साइज के आसपास की कंपनी है। वहीं और डेट टू इक्विटी रेशियो का कोई कंपैरिजन करने का मतलब कंपेयर या देखने का कोई मतलब वहीं अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ किस वैल्यूएशन पर ला रही है, तो कंपनी 13 के पी के आसपास पर आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर इसके पीयर कंपटीटर्स में बात करें तो मतलब प्लेयर हैं लिस्टेड में, छोटे से लेकर बड़े तक, और करीबन 500 एनबीएफसी कंपनी है अगर बात करें फाइनेंस सेक्टर में लिस्टेड प्लेयर में से, तो कोई कमी नहीं है जो लिस्टेड प्लेयर हैं। बट इनके साइज़ की बात करें तो कंपेरेबल साइज में जो हैं ये इनसे बड़े हैं, जो ये रिनाउंड ग्रुप हैं जो बजाज जैसे ग्रुप के फाइनेंस कंपनियां हैं, तो उनसे कंपेयर करेंगे तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन का पता लग पाएगा। तो देख लेते हैं इनके पीयर कंपटीटर्स से कि किस तरह से इन्होंने वैल्यूएशन रखी है। तो अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आईपीओ लाने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें इन्होंने बताया कि बिजनेस को फर्दर और मतलब लैंडिंग देनी है, तो बिजनेस को एक्सपेंस करना है। तो मतलब इन्होंने एक तरह से जो बिजनेस ग्रोथ के लिए ही आईपीओ से फंड जुटा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए अगेन एक जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाता है। तो कंपनी मतलब हर महीने में यहाँ तक अभी ठीक लग रही है। मैनेजमेंट की बात भी सुनी थी, उन्होंने ठीक बताया कि यहाँ की ग्रोथ के बहुत ज़्यादा ठीक ठाक चांसेस हैं। अगर वहीं पीयर कंपटीटर्स की बात करें वैल्यूएशन की, किस वैल्यूएशन पर आईपीओ, तो देख लेते हैं उसको भी। अगर पी के बेसिस में बात करें तो कंपनी 13 के आसपास के पी पर आईपीओ ला रही है अगर बात करें नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बारे में। और वहीं अगर बात करें इनके जो कंपटीटर उनमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो 26 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है, अगेन इनसे सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ ला रहे हैं बात करें तो कंपेरेटिवली बात करें तो। और वहीं अगर नेक्स्ट आईपीओ की एसबीएफसी की बात करें मतलब लिस्टेड कंपनी की, इनकी कंपटीटर की, तो 36 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक्स, तो अगर 3 गुना के आसपास के महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करें तो ये इसके नियर के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है और इसी के साइज की कंपनी भी है, तो मतलब इनसे भी वैल्यूएशन कंपेयर में इन्हीं के आसपास की रखी है। फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक हैं, तो ठीक है उस हिसाब से। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो करीबन 6 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब इनसे डबल वैल्यूएशन पर ला रही हैं। हालांकि इसके बाद से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिनसे महंगी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ ला रहे हो। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 21 के पी पर ट्रेड कर रहा है, अगेन 3 गुना के पी पर ट्रेड कर रहा है। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीबन 36 के पी पर ट्रेड कर रहा है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक्स। पूना वाला फिनकॉर्प की बात करें तो 20 के पी पर ट्रेड कर रहा है, अगेन महंगी वैल्यूएशन पर। अगर मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो 14 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इन सब से कंपेयर किया जाए तो लगभग तो अगर इनके पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से बात करें पी के बेसिस में, तो कंपनी ने मतलब एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की कोशिश की। और ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि सबसे जो सस्ती वैल्यूएशन पर है लिस्टेड प्लेयर में इनके साइज के जो कंपेरेबल पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की कोशिश की है। एक थोड़ा सा लिस्टिंग गैप का चांसेस छोड़ा है। और वहीं कंपनी के और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में कंपनी के जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस जो है, और इनका जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक अट्रैक्टिव है। और बात करें इसके अगेन पॉजिटिव पॉइंट की, तो इनके पास एक अच्छा कस्टमर बेस है जो कि अगेन पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं इनके नेचुरली, जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, तो मतलब पॉजिटिव ही पॉइंट है। और अगर वहीं जीएमपी को देख लेंगे तो जीएमपी के हिसाब से हमको पता लग पाएगा कि आईपीओ में अप्लाई करना होगा या नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जीएमपी को कि किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो अगर जीएमपी की बात करें कंपनी के, तो अभी तक 14 तारीख के आज के दिन तक जीएमपी इसका खुला नहीं है, 0 रुपये के आसपास दिखा रहा है। तो जीएमपी अभी खुला नहीं है, बट कहीं ना कहीं ठीक ठाक फाइनेंशियल्स हैं हमारे हिसाब से। तो जीएमपी कम से कम 30% के आसपास का खुलना चाहिए या उससे ज़्यादा। तो देखने वाली बात होगी जीएमपी इशू खुलने के पहले कितने रुपये में खुलता है। ठीक है, ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।